हेलो प्यारे छात्रों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप पुनः 2024 का सेट 2 जिसका कोड है HW, पिछला आपने सीखा था HB, जो आपका पहला सेट था वो HB था। आज का दूसरा सेट है अग्रवाल जी के अंशुल का HW। तो इसको आप सीखेंगे। सबसे पहले खंड आ को करेंगे। खंड आ में देखिए बेटा 20 क्वेश्चन होते हैं। वह 20 क्वेश्चन आपको कॉपी पर जो हल करने वाले थोड़ा रफ साइड पे हल कर लीजिएगा, बाकी OMR पे आपको टिक करना होता है। तो देखो बेटा चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि लासा 12 और 21 का 84 दिया हुआ, मासा 12 और 21 का पूछा। देखिए बेटा दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं दी हैं 12 और 21, इनका गुणनफल सदैव लासा और मासा के बराबर के होता है। तो ये लासा दिया, मासा हमको पता नहीं है। तो देखिए बेटा मासा की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो 12 गुणे 21 और बटे 84। 21 चौकू 84, 4 तियां 12। तो आपका जो मासा आ गया वो कितना आ गया 3। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें ए पार्ट सही है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन। एक बक्से में 6 नीली, देखो बेटा 6 नीली हैं, 4 सफ़ेद हैं, 4 सफ़ेद, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, और 8 लाल। ये कंचे हैं या बॉल जो भी है। इस बक्से में एक कंचा यदि अच्छा निकला है वह नीले रंग का। तो देखो बेटा एक कंचा नीले रंग का, कैसे रंग का? नीले रंग का। निकालने की प्रायिकता, तो इसको निकालने की प्रायिकता हमसे पूछी है। तो देखो नीले कंचा कितने 6, तो 6 में से 1 बटे कुल कितना 6, 4, 10, 8, 18। तो प्रायिकता हो गई 1/3 और हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी बारंबारता बंटन में बहुलक तथा माध्यक दिया। देखो बेटा बहुलक दिया हुआ है, बहुलक हमारे सवाल में दिया है 42, और दूसरा दिया हुआ माध्यक दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है 38.1। हमसे पूछा गया है माध्य बताइए। तो देखो बेटा हमारे पास सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है बेटा। तो अब देखो हमारे इस क्वेश्चन में बहुलक दिया हुआ 42 दिया हुआ, माध्यक हमारा कहता है 38.1 दिया, हमसे माध्य पूछा गया। तो देखो 3 गुणे 38.1 माइनस 2 माध्य, ध्यान से समझिएगा 2 माध्य। तो 2 माध्य को हम इधर ले आए। देखो बेटा 2 माध्य इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया 2 माध्य। 2 माध्य में इसका गुणा किया 3 × 3, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9 और 2 = 11 और माइनस 42। तो ये आपका बच जाएगा 0.3। 4 में से 2 गया 2 और 11 में से 4 गया तो 7। 2 का भाग देंगे तो माध्य बराबर आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 36.15, जो आपका बी पार्ट सही है। ठीक है बेटा। कौन सा पार्ट सही है? बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है वर्ग अंतराल, और हमसे पूछा है, देखो बेटा क्वेश्चन आप बुक में देख लेंगे पेपर में, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और बारंबारता दी 7, 11, 15 और 18। उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। देखिए बेटा बहुलक वह वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती। तो इस टेबल में सबसे ज़्यादा बारंबारता है 18। तो 15 से 20 जो वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है 18। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो ये 15 से 20 होगा, और ये हमारे इसमें ऑप्शन दिया हुआ डी पार्ट। कौन सा दिया हुआ? डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 52 पत्तों की गट्टी एक फेंटी जाए, एक पत्ता निकाला जाए, पत्ते को तस्वीर वाला। देखो बेटा पत्ता 52 होते हैं और तस्वीर वाले पत्ते होते हैं टोटल एक में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो बेटा
4 लॉट होती 13 की, 13 पत्तों की बात कर रहे हैं, 13 और 13, ये 4 लॉट होती हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपके 3 पत्ता तस्वीर वाले होते हैं, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए। कौन सा देखो बेटा, राजा मतलब गुलाम, बेगम और बादशाह, इस तरह हम कहते हैं। तो ये टोटल 12 हो गए और कुल हमारे होते हैं 52। तो एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, भाषा पूरी नहीं लिखनी चूंकि यह सवाल कॉपी पे हल नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। टोटल हमारे कितने 12 पत्ता और 12 तस्वीर वाले पत्ता निकलेंगे किस में से, 52 में से। तो 12/52। ठीक है, 4 से काट दो, 4 तियाँ 12, 4 एकन 4 तियाँ 12, तो 3/13 और 3/13 हमारा सी पार्ट है। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने कहा एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर। देखो बेटा, जैसे परमेय संख्या मान लो मैंने 2 ले लिया, अपरमेय √2 ले लिया, इसका अंतर, तो यह भी एक अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरमेय। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक परमेय संख्या है। देखो बेटा, परमेय संख्या का मतलब जिसकी करनी आपकी समाप्त हो जाए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है √, जैसे 7 में आप देख रहे होंगे ए पार्ट में √3/√5, √2 गुणे √7 नहीं है, √12 नहीं है। तो सी पार्ट में दिया हुआ है, सी पार्ट में दिया हुआ √5 + √7 इंटू √5 माइनस √7। इसमें वर्गांतर सूत्र लगा सकते हैं, a + b a - b, तो a वर्ग और माइनस b वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 - 7 अर्थात -2। तो कैसी संख्या है, परमेय, ये परमेय संख्या है। ठीक बेटा, और इसका ऑप्शन जो है 7वें में इन्होंने परमेय संख्या ही पूछी, तो हमारा सी पार्ट हो गया। ठीक बेटा, डी की बात करते हैं, बिंदु a, b और b, -a के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी पूछी है। तो देखो बीच की दूरी आप d बराबर √x1 - x2 का होल वर्ग, और प्लस देखो बेटा a - b कर दिया, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरे, तो b + a का होल वर्ग, होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, a वर्ग + b वर्ग और -2ab और a वर्ग + b वर्ग + 2ab, तो ab से भी आपका कट जाएगा, अंदर हो गया 2a² + 2b², और ये हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, डी पार्ट। कौन सा पार्ट बना बेटा, डी पार्ट, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल। देखिए बेटा, 4x² - 4x + 1 और पूछा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। चूंकि हम आपको लिख के बता रहे हैं, वहाँ ऑप्शन देखना क्या होता है, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। बहुत ध्यान समझिए, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो ये 1 आ गया और हमारा ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। समीकरण युग्म x - y = 8 और दूसरा 3x - 3y = 16। तो देखो बेटा, आपको मैंने पिछले पेपर में बताया था a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 से तुलना कर लो, से तुलना करने पर, और यह बातें आपको याद रखनी। यहाँ देखो बेटा, a1 बराबर हमारा 1 है, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 8 है, a2 बराबर आपका 3 है, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16 है। आपको निकालना होगा a1/a2, तो देखो 1/3 आ गया, b1/b2 निकाल लो, b1/b2, यह 1 यानी अर्थात ये भी 1/3 आ गया। फिर आप c1/c2 निकालो, जो आएगा 8/16 अर्थात 1/2। हमको यदि देखो कंडीशन होती हैं, ये वैल्यू बराबर ना हो तो अद्वितीय हल होता है, ठीक है, और ये तीनों बराबर हो तो अनंत हल होता है। और अगर आपका जैसे a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं, कोई
हल नहीं, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ बी पार्ट, कोई हल नहीं। अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो अनंत हल है, ये दोनों बराबर ना आए, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो अद्वितीय हल होगा। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि इसका एक मूल, देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ x² माइनस kx और -8 = 0 का एक मूल 2 है। इसका मतलब x का एक मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 -8 = 0। 4 - 2k -8 = 0। 4 में से 8 गया तो कितना बचा? -4। तो -2k = 4, तो k बराबर -2, और ये हमारा k का मान आ गया बी पार्ट में। कौन से पार्ट में? बी पार्ट में। 12वां क्वेश्चन। 12वें में समांतर श्रेणी दी हुई है 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट का 20वां पद। कौन सा पूछा बेटा? 20वां पद। सबसे पहले देखो 20वां पद, यहाँ a बराबर जो प्रथम पद 10 है, d बराबर 7 - 10 अर्थात -3। d क्या होता है? अगले में से पिछला घटा दो, 4 में से 7 या 7 में से 10। 20वां पद का मतलब है t20 पूछा है, तो a + 20 - 1 × d यानी कि 19t। 10 + 19 और गुणे ऋण 3, तो 10 - 57, तो माइनस का 47। ये 20वां पद है और आपका ऑप्शन है ए पार्ट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। देखो बेटा, एक वृत्त है, मान लिया इसका केंद्र O है, और इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, इसकी मान लो जी त्रिज्या आपकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान समझिएगा, ये 10 है। यहाँ पे मान लो P बिंदु है, P बिंदु से PQ एक स्पर्शी है, ये एक स्पर्शी है, ध्यान दीजिएगा। स्पर्शी सदैव केंद्र पे 90 अंश का कोण बनाती है। अब O से जाने वाली रेखा Q को OQ, देखो बेटा ये OQ, ये मान लो Q है, OQ जो है ये 12 सेंटीमीटर दिया। ये कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक बहुत ध्यान समझिए, ये 12 सेंटीमीटर। मुझसे क्या पूछा गया? PQ। तो ध्यान दीजिएगा, PQ की लंबाई चूंकि ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ से देखो बेटा, OQ² = OP² + PQ², और OQ मेरे पास 12, तो 144 हो गया। OP हमारा 10 है, 10 का वर्ग 100 हो गया, और प्लस PQ² हो गया। तो देखो PQ² हो गया आपका 144 - 100 यानी कि 44, तो PQ हो गया √44। तो ये हो गया 2√11 यूनिट है सेंटीमीटर, और हमारा ऑप्शन आया है सी पार्ट। ठीक है बेटा, इतना नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, देखो बेटा घन का आयतन दिया है, घन का आयतन यह दिया हुआ 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी कोर कितनी हो गई? कोर हो गई कर्णी 3 8 यानी कि 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कोर का घन है। अब संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये घन है इस तरह का ये घन है, ठीक है बेटा, और इससे संलग्न एक और इधर बना दिया इस तरह, और इन्होंने ऐड कर दिया, ध्यान से समझिएगा, इस तरह और ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, जब इस तरह और ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? अब जो नया घन बनेगा तो उसकी लंबाई होगी 2 + 2 अर्थात 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी। तो इसका इन्होंने पूछा है कि जो ये नया घन बना है, अब ये घनाभ बन गया, 2 जब मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा? घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB + BH + HL। तो देखो बेटा 2 4 × 2 2 × 2 और प्लस 2 × 4, 4 दूनी 8 8 4 12 12 8 20 दूनी 40 40 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हमारा ऑप्शन बनता है सी। ऑप्शन बन रहा है सी। समझ गए बेटा? कोर इसकी 2 आई, चूंकि 2 घन कंटिन्यू मिला दिए तो जब इधर वाली लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई और ऊंचाई वही रही, तो ये हमारा सूत्र लग गया। उसके बाद 15वां क्वेश्चन।
15वें क्वेश्चन में कहा गया यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो त्रिज्या जिसको आर कहते हैं वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक। वृत्तखंड, वृत्त के तज्जखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो तज्जखंड का कोण बताओ। देखो बेटा तज्जखंड का क्षेत्रफल दिया, तज्जखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 इज इक्वल 154 दिया हुआ है। बहुत सिंपल समझिएगा। तो देखो पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 14 × 14 हो गया चूँकि आर स्क्वायर है, और थीटा का मान हमसे पूछा है बटे 360 बराबर 154। ठीक बेटा, यही तो है। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा काट पीट कर लीजिएगा। देखो बेटा 14 एकन 14, 14 एकन 14, क्लियर। इधर देखो 11 दूनी 22, ठीक, और काट दो 7 दूनी 14, ठीक, 2 दूनी 4 नेम 36। तो आपका थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमारा ऑप्शन है बी पार्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया 2 sin 30 और cos 30। चाहो तो इसको sin 2a सूत्र लगा दो, नहीं तो 1/2 और ये √3/2, तो 1 2 से 2 काट दो तो √3/2 हमारा आंसर हो गया, जो डी पार्ट है। ठीक है। सवाल नंबर 17 में कहा गया sin थीटा बराबर 3/4, sin थीटा बराबर 3/4। ट्राइंगल बना लो और लाल बट्टे कक्का में आ जाओ। तो देखो बेटा आपका लंब हो गया 3/4 दिया, लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। बात करते हैं आधार की। तो देखो 4 चौकू 16, 16 में से 9 गए 7, तो √7 हो गया। tan थीटा पूछा है, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो 3/√7, और 3/√7 हमारा ए पार्ट दिया हुआ। ध्यान समझिएगा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय ये 90 डिग्री होगा, तो 4 का वर्ग यानी 16 - 9 3 का वर्ग, तो आपका बचा 7, तो √7 हो जाएगा, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, cosec A प्लस cot A और n2 में 1 - cos A। तो देखो बेटा cos A को लिख सकते हो 1/sin A, और इसको लिख सकते हो cos A/sin A। बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है, और 1 - cos A। तो देखो बेटा इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आपका क्या आ गया sin A, यहाँ हो गया 1 + cos A, और यहाँ 1 - cos A। तो फाइनली वर्गांतर हो गया 1 - cos स्क्वायर A और बटे sin A, और 1 - cos स्क्वायर A को लिख सकते हैं sin स्क्वायर A और बटे sin A। एक sin से sin स्क्वायर कट गया, तो फाइनली उत्तर आया sin A, और यह sin A हमारा ऑप्शन है डी। ऑप्शन कौन सा बेटा, डी। ठीक है। उसके बाद 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 - tan स्क्वायर A ओवर 1 - cot स्क्वायर A। तो देखिए बेटा 1 - tan स्क्वायर A, और यहाँ लिख सकते हो 1/tan स्क्वायर A, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है। तो 1 - tan स्क्वायर A बटे लघुत्तम लेंगे, तो tan स्क्वायर A - 1 और बटे tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और अंश से ऋण चिन्ह कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A और -1 बटे tan स्क्वायर A -1, और ये कट गया, आंसर आया माइनस का tan स्क्वायर A, जो हमारी किताब आंसर में बी क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल है बेटा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इतना नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा इस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है, और इन्होंने TR पूछा हुआ है, यानी ये माप पूछी हुई ये वाली। तो देखिए थेल्स प्रमेय से यदि ये चूँकि हमारे बुक उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ST और ST पैरेलल है PQ की, ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, तो आप थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगी। तो आपको लिखना है RT बटे TP, RT बटे TP इज इक्वल RS बटे QS। तो देखो RT इज इक्वल TP इंटू RS बटे QS। अब TP हमारा कितना देखो बेटा, TP 2.8 इंटू RS हमारा कितना है, RS 1.5 ओवर यहाँ पर QS हमारा 3 है। देखो इससे काटा, तो यहाँ देखो ये इसको 0 1 बढ़ा दीजिएगा,
दशमलव या यूँ कह लो 3 है, तो ये 2 बार कट गया। ठीक है बेटा, अब इससे काटा 2 एकम 2, तो इतने सेंटीमीटर, ये आपका RT अर्थात D पार्ट आपका सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने थोड़ा सा मैंने फास्ट भी किया है, चूँकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को आप कॉपी पे लास्ट में एक रफ पेज बना लेना, और जो भी आपको सॉल्व करना है वो रफ पे सॉल्व करना, और इसको OMR में, जैसे हमारा D है तो D को काला करना होता, नीचे D लिखना होता। OMR यदि भरना नहीं आता तो मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे खंड बा पर। देखिए बेटा, खंड बा जो है, खंड बा से ही आपको बुक में जो आपको कॉपी मिलती है बोर्ड में, उसमें करना होता है। यहाँ 21, 22, 23, 24 दिया है, जबकि पेपर में खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, जिसमें सभी खंड करने होते हैं। तो देखिए यहाँ 21 दिया हुआ, 21 या खंड बा का पहला मान लो। इसमें दिया हुआ सिद्ध करो √2 एक अपरमेय संख्या है। तो आप सबसे पहले मान लो, माना कि हमको सिद्ध करना अपरमेय, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया बेटा? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हो √2 = P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। तो दोनों ओर वर्ग कर दो, वर्ग करने पर जब आपने वर्ग किया, यहाँ हो गया 2p² एक Q को इधर ले आओ, तो 2Q = P²/Q। अब आप लिखोगे चूंकि 2Q एक परिमेय संख्या है, 2Q एक पूर्णांक है, जबकि P²/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो, एक पूर्णांक कह दिया, एक इन्होंने परिमेय संख्या कह दिया। उक्त विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर समझिएगा, यह एक पूर्णांक है, यह एक परिमेय संख्या है, तो उक्त विरोधाभास, दोनों बातें बराबर नहीं आई, उक्त विरोधाभास आता √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, खंड खा पे चलते हैं। इन्होंने कहा कि सिद्ध करो। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS लिया, LHS दिया हुआ है 1 + sec A, 1 + sec A / sec A, और हमको सिद्ध करना है sin² / 1 - cos। तो देखो बेटा, आप इसको 1 प्लस यहाँ लिख सकते हो 1/cos A, और यहाँ भी लिख सकते हो 1/cos A। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो फाइनली ये हो गया आपका cos A + 1/cos A, और इधर 1/cos A। ध्यान समझिएगा, ये आपका cos A कट गया। चूँकि हमको लाना है क्या, बटे में 1 - cos A, तो इसमें अपनी ओर से 1 - cos A का अंश तथा हर में गुणा कर दीजिएगा। ये तो cos खत्म हो गया, 1 - cos A का मैंने अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर हो गया वर्गांतर 1 - cos² A, और नीचे हो गया 1 - cos A, और 1 - cos² को हम लिख सकते हैं sin² A। चूँकि sin² + cos² 1 होता है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा इसलिए तेजी से कर रहे हैं आपको, चूँकि आप पहले से सीख रखे होंगे, यहाँ केवल एक प्रैक्टिस चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ। गा पार्ट में इन्होंने कहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो R बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो लघु वृत्तखंड। देखो बेटा, इस तरह का एक वृत्त रहा होगा, और केंद्र पर एक जीवा जो है इस तरह क्या क्या अंतरित कर रही, समकोण, यानी 90 डिग्री कोण हो गया। त्रिज्या हमें मालूम है, तो लघु वृत्तखंड ये पूछा, ये वाला पोर्शन, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए बेटा, R² बाहर लिख लो, पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्लियर? तो R का मान 21 है। देखो बेटा, 21 गुणे 21 हो गया, या 21 का स्क्वायर लिख लो, पाई की जगह 22/7 रख दो, थीटा की जगह 90 रख दो,
और यहाँ 360 माइनस 1/2 साइन 90। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 441। अंदर देखो 9 चौकू 36, 2 दूनी 4, 2 11, तो हो गया 11/14 माइनस 1/2। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इतने वर्ग यूनिट दिए सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर, बहुत ध्यान समझिएगा। लघुत्तम लेके आप आगे हल कर सकते हैं। तो इतने वर्ग सेंटीमीटर, यह हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नोट करिएगा। देखो बेटा, चलते हैं इसके घा क्वेश्चन पर। घा क्वेश्चन में इन्होंने वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया और बहुलक पूछा है। तो देखिए बेटा, इसमें आपकी बारंबारता सबसे अधिक इसकी है। तो बहुलक आप यहाँ से देखो बेटा, ये मैंने सूत्र लिखा है एल, और इन सबको समझो। एल क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो इसका ये हो गया एल। तो एल बराबर आपका कितना हो गया 30। बहुत ध्यान समझिएगा। एच होता है इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे 15 से 20, 20 से 25, तो एच को कॉमन फैक्टर, तो एच हो गया आपका 5। उसके बाद F1, F0 और F2, ये क्या है देखो बेटा, F1 का मतलब ये बारंबारता, तो F1 आपकी 10 हो गई। F0 मतलब उससे पहले वाली, तो F0 आपका 9 हो गया, और F2 उसके बाद वाली ये 3 हो गया। सूत्र में रख दीजिएगा। तो बहुलक बराबर L प्लस यहाँ पर F1 तो 10 माइनस F0 9 ओवर 2 गुणे 10 माइनस 9 गुणे माइनस 3 और यहाँ इंटू में 5। तो देखिए बेटा 30 प्लस यह 1 बचा 10 दूनी 20 और 9 3 12, तो आपका 8 बच गया गुणे 5। तो देखिए 30 प्लस इसका 8 का भाग दिया तो 0, 8 छंग 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 5 40, तो 30.625 यह आपका बहुलक प्राप्त होता है। देखिए इसी का अंग्या पाठ बताते हैं। अंग्या पाठ में दिया हुआ उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु, देखो बिंदु दिया हुआ 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये मान लो कोई एक यहाँ पे P बिंदु होगा, इसका नाम A दे दो, इसका B दे दो, और इसका कोऑर्डिनेट आपने x, y मान लिया। यह इस अनुपात को 3:1 में विभाजित करता है। तो देखो बेटा अंतः विभाजन है, तो x बराबर देखो बेटा m, ये m है ये n, mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। क्लियर। y बराबर m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n। तो ये हो गया बेटा 8 × 24 प्लस 4 बटे 4, 28, तो 7 हो गया x बराबर। और ये हो गया आपका 15 - 3 बटे 4, तो 12 बटे 4 यानी कि 3 हो गया। तो वह बिंदु हो गया जो P का निर्देशांक निकला वो 7,3 निकला। आंसर सिंपल है बेटा। अंग्या के बाद अगला पार्ट है चाह। चाह में कहा गया है y के वे मान ज्ञात करो जो बिंदुओं 5 - 3 तथा 13, तथा 13, के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक, ये 10 मात्रक दूरी है। तो देखो बेटा अंडर रूट 5 - 13 का वर्ग प्लस -3 और -y का वर्ग बराबर 10। दोनों वर्ग कर दो। देखो 5 में से 13 गया 8, 8 का वर्ग 64, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, प्लस पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग और दोनों गुणनफल का दूना बराबर 100। क्लियर। इधर देखो बेटा 64 इसका हो गया y² और प्लस 6y। इधर देखिए बेटा 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 64 और 9 कितना हो गया 73, तो 27 बचा, 9 × 3 = 27 प्लस 9y और -3y -27 बराबर 0। y कामन ले लो तो यहाँ बचेगा y प्लस 9 और -3 कामन ले लो तो आपका y का 2 मान आ गया। क्या क्या आ गया? y बराबर एक आएगा प्लस का 3, एक आएगा माइनस का 9। तो हमारे बिंदु हो गए, जो y का मान इन्होंने पूछा है वो 3, -9। नोट करिएगा बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर खंड बा में या तो दूसरा कह लीजिएगा या इसमें 22वां दिया हुआ है। इसमें कहा जाता है यह 4 नंबर का होता है, किन्हीं 5 खंडों कीजिए, और यहाँ पर 6 दिए होते हैं। मैं 6 के 6 करूँगा, आप पेपर में 5 करने। तो पहले में का नंबर में दिया हुआ है द्विघात बहुपद 3x²
-x-4 के शून्य का और उनके गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके शून्य के लिए इसको बराबर 0 करिएगा, उसके फैक्टर कर लो। 12 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटकर 1 बचे। देखो बेटा 4 तियाँ 12, 4 में 3 गया 1, तो 3x² -4x प्लस का 3x -4 बराबर 0। दोनों में x कामन ले लो तो 3x -4, यहाँ प्लस का 1 कामन ले लो तो 3x -4 बराबर 0। तो 3x -4 और x + 1 बराबर 0। अब आप लिखोगे यदि 3x -4 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 4/3। यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 1। तो हमारे जो शून्यक हो गए, शून्यक अर्थात x के मान तो 4/3 ऋण 1, 2 मान हमारे आए, 4/3 आया और -1 आया, 2 मान हमारे आ गए। देखिए बेटा आप गुणांकों के संबंध की बात करें तो सबसे पहले आप लिखोगे शून्यकों का योग। योग इनको आप जो आपने निकाले इनको जोड़िएगा, 4/3 और प्लस ऋण 1। तो ये देखिए 3 × 3, 4 में 3 गया 1, तो आपका 1/3 आएगा। अब देखो बेटा इसको आप लिख सकते हो ऋण 1/3। तो फाइनली आपका शून्यकों का योग आ गया -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए पहला हमारा जो शून्यकों का योग वह सही आया। फिर आप लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल करके देख लीजिएगा, 4/3 गुणे ऋण 1 तो -4/3 आया। तो गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखिए -4 हमारा क्या आया, अचर पद और बटे x² का गुणांक। तो उम्मीद है ये आपको संबंध भी अच्छे से समझ में आया होगा। खंड खा की बात करते हैं, निम्नलिखित रैखिक युग्म को। अब इसी में देखिए बेटा रैखिक युग्म दिया हुआ 0.2x और प्लस 0.3/0.3 इज इक्वल 1.3। दूसरा समीकरण दिया हुआ 0.4x माइनस 0.5 इज इक्वल माइनस का 0.7। यह समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। आपको क्या करना, समीकरण 1 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखिए 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.6 और यहाँ हो जाएगा 2.6 और यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। सारे चिन्ह बदल गए, ये आपका कट गया। ठीक बेटा, यह हो गया 6 और 5 11, तो माइनस का 1.1 इज इक्वल, दोनों माइनस के हैं तो देखिए 6 और 7 13, 2 और 1 3, माइनस का 3.3, तो 22 इज इक्वल आपका 3 आ गया। 22 बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर सीधा लिख दो समीकरण 1 से। तो देखो 0.2x प्लस 0.3 और 22 की जगह 3 इज इक्वल 1.3, तो 0.2x इज इक्वल 1.3 माइनस 0.9, तो 0.2x इज इक्वल 0.4, तो x इज इक्वल 2 और ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा, नोट करिएगा। गा पार्ट देखिए, गा में कहा गया है सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियों की लंबाई। देखो बेटा एक वृत्त है, ठीक है, इसका मान लो केंद्र O है। इन्होंने कहा किसी बाह्य बिंदु, जैसे यहाँ पे मान लो कोई P बिंदु है, इससे स्पर्शी खींची, जैसे एक ये और एक ये। मान लो यहाँ पे बाह्य बिंदु P है और यहाँ पर जैसे A और B 2 स्पर्शी खींची। ठीक बेटा, ये A है ये B, ये 2 स्पर्शी खींची गई बाह्य बिंदु से। इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। अब देखो सिंपल सा बेटा, अगर हम इसकी बात कर लें, इसको हम इस तरह एक ये भुजा मान लें, तो देखो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। सिंपल, ये वृत्त की त्रिज्याएं ये दोनों बराबर होंगी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, स्पर्शी सदैव 90 अंश का कोण बनाती है, तो कोण OAP
ओ ए पी इज इक्वल ओ बी पी, कोण ओ बी पी, ठीक है, ये प्रतीक है नभ्यांश का। अब ओ पी इज इक्वल ओ पी, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ, ये दोनों में है। तो सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज आपका पहला है ए ओ पी, ये सर्वांगसम हो गया बी ओ पी के, त्रिभुज बी ओ पी के, अतः ए पी बराबर बी पी। तो ये दोनों भुजाएं बेटा ये आपस में कैसी आ गई, बराबर आ गई, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं घा पार्ट पर। घा पार्ट में कहा गया है, इन्होंने कहा एक त्रिभुज ए बी सी, देखो बेटा एक त्रिभुज हम पहले ए बी सी ले लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी और सी, एक त्रिभुज ए बी सी, भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, यहाँ पर एक बिंदु डी है, मान लो डी, बिल्कुल बीच ना मानो, थोड़ा साइड मान लो, कहीं मान लो, एक बिंदु डी इस प्रकार है, किस प्रकार है बेटा, इस प्रकार है कि ए डी सी यानी कि ये कोण ए डी सी ये बराबर है बी ए सी के, इसका मतलब ये कोण और बी ए सी ये इसके बराबर है, क्लियर, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। तो सिद्ध करो सी ए स्क्वायर। अब देखो बेटा सिंपल सा, जैसे इन्होंने ये कहा है कि त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर दिए हैं, ये दोनों कोण बराबर, बहुत सिंपल समझना, हम यहाँ पर समरूपता प्रमेय लागू करेंगे, ये कोण इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो कोण सी, इसको अगर इस त्रिभुज के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे कोण डी सी ए, देखो डी सी ए, और बड़े वाले के लिखेंगे तो बी सी ए, चूँकि हाल एक ही कोण सी है लेकिन अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग, ये दोनों बराबर हैं। अब देखो बेटा कोण समरूपता, तो आप दो कोण बराबर हो गए तो आपको लिखना कोण समरूपता से जो आपका त्रिभुज ADC है, देखो बेटा त्रिभुज ADC समरूप है ADC, तो ये क्या होगा ADC। अब देखो बेटा C तो हमारा लास्ट में है, तो ये किसके समरूप होगा बेटा, ADC, तो यहाँ ये वाला कोण आना चाहिए BAC। अब देखो बेटा इसमें हमको जो भुजाओं का अनुपात चाहिए तो CA, अब देखो बेटा जैसे जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजा क्या होगी, जैसे हम इसकी ये भुजा ले लें कोण के सामने वाली CA ले लें। अब CA बटे हमको लाना क्या क्या, CD भी लाना है, तो आप CA बटे CD लिख सकते हो। देखो बेटा CA मैंने ये भुजा ली बटे CD, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा और ये साइड वाली भुजा। तो इधर आप क्या लिखोगे, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी, हमको चूंकि आंसर में BC भी लाना है तो आप इसको लिख सकते हो BC और बटे CA, तो आपका ये हो जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल CD इंटू BC। संभवतः यही सिद्ध कराया, CD इंटू BC हो गया सिद्ध बेटा, ठीक है। अब अंग्या पाठ की बात करते हैं। इन्होंने पूछा है यहाँ पर माध्यिका, तो देखो बेटा माध्यक पूछा है माध्यिका, तो आप इसमें संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा इतना, हम सवाल लिख लेते हैं। देखो बेटा अंग्या पार्ट में इस तरह सवाल दिया हुआ वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो जब भी बारंबारता दिया और मुझसे माध्यिका पूछा हो, अगर हमसे समांतर माध्य पूछा होता तो हम मध्यमान निकालते। यहाँ आपको एक शब्द बनाना संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से डिनोट करते हैं, CF। तो संचयी बारंबारता का सीधा फॉर्मेट है, इन सबको जोड़ते जाइए, ठीक है बेटा। देखो ये 14 का 14 और इसको जोड़ा 6 4 10 5 1 6 1 7, ठीक है, इसको जोड़ा 130 हो गया, इसको जोड़ा तो 6 8 3 11 1 1 2, फिर इसको जोड़ा 6 और 4 10 7 1 8 1 9 और 290, फिर इसको जोड़ा तो 2 9 6 15 2 1 3, फिर इसको जोड़ा 8 2 10 5 4 9 1 10 3 1 4। तो देखो बेटा इसका आप टोटल भी कर लें तो यह टोटल आपका 400 ही आएगा।
अब देखो बेटा यहाँ पर एल n/2, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं बेटा, ये आपका n होता सिग्मा एफ जो हमारा 400 आया, तो n/2 हमारा कितना आ गया 200। अब इस 200 से हम चेक करेंगे कि संचयी बारंबारता वाले खाने में 200 के आगे ये क्रम है, तो इसी क्रम को लेना बेटा, 200 के आगे जो है, 200 तो है नहीं तो 200 के आगे वाला लेंगे n/2 जो है। तो इसमें जो वर्ग अंतराल जो देखे ये न्यूनतम सीमा एल आपका हो गया 30 प्लस n/2, तो n/2 हमारा कितना हो गया 200 माइनस CF। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि जो CF है ये तो 216 सीध लिखा, तो इससे पहले वाली लिखते हैं, ये कितनी 130 और बटे एफ लिखते हैं ये आपका 86 और इनटू में एच का मतलब इनका डिफरेंस, तो कितने का 5 का। तो सिंपल सा देखो बेटा 30 प्लस ये आपका 200 में से 130 गया तो 70 बटे 86 और इंटू 5, ठीक है बेटा, कितना ही आया। अब देखो थोड़ा सा काट पीट कर लीजिएगा, 30 प्लस इधर देखो 350 हो गया, 350 में 86 का भाग दे दो, 8 चौकू 32, 4 छंग 24, 4 8 32 और 2 34, ठीक है। तो यहाँ आपका 6 बच गया, दशमलव लगा दो तो एक 0 बढ़ा दो, तब आपका 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, लगभग 7, तो आपका 4.07 मान लो लगभग, तो 34.07 यह आपकी माध्यिका प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर अंग्या का 34.07 दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो बेटा चा में दिया हुआ है एक पासे को एक बार फेंका गया। देखो बेटा किसी भी पासे को अगर हम फेंकते हैं तो 1 से 6 तक अंक आते हैं, यानी कुल प्रकार हमारे कितने हो गए 6, एक पासे को अगर फेंकते हैं। इन्होंने पहले पार्ट में कहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये पूछा एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है, तो इन 3 में से एक, तो इसकी प्रायिकता हुई एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, देखो बेटा P मान लो, तो ये 3 में से एक आना चाहिए और बटे 6 में से एक, तो 1/2 हो गई। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच आपका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो इसकी प्रायिकता ये क्या होगी 3/6, ये भी आपकी 1/2 आएगी। आंसर सिंपल है। अब देखो बेटा इसमें आपके टोटल पार्ट कितने थे 6, 5 करने थे, मैंने 6 के 6 कर दिए, आपको एग्जाम में जो सरल लगे उसको कर देना। अब देखिए एक बात मैं और कहूँगा, क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 5 या 23, 24, 25 जो लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं, तो आप जब पेपर सॉल्व करें तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन करें, क्योंकि इनमें 2-2 दिए होते हैं और एक हमको करना होता है। जैसे 23 यहाँ पे कहा गया है और बोर्ड में ये शायद तीसरा क्वेश्चन कहा गया होगा, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग और 17 पदों का योग दिया है, तो प्रथम पद और सारांतर पूछा है, तो आप पहले लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a और सारांतर ये होते हैं पर हमको लिखना पड़ता d है। तो देखो बेटा इन्होंने कहा है 8 पदों का योग 64, देखो हमारे सवाल में दिया है S8 बराबर 64 और कहा है 17 पदों का योग S17 ये 289, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। A और D पूछा, देखो बेटा S8 तो 8/2 2a + 8 - 1 × d बराबर 64। यहाँ देखो बेटा 2 चौकू 8, 4 से ये काटा तो ये 16 रह गया, तो 2a + 7d बराबर 16 समीकरण नंबर 1। इधर देखिए S17 तो 17/2 2a + 17 - 1 × d बराबर 289, 17 से काटा तो 17 और ये 2, यहाँ देखो 2 कॉमन लेके काट देंगे, 2 ऐसे लिख 2a + 16d बराबर 34 हो गया, 17 दूनी 34, समीकरण 2 काटेंगे नहीं, यहाँ इसको हम डायरेक्ट इसको लिख लें और हल कर लें। 2a + 7d बराबर 16 और यहाँ घटाने पर कर दो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया,
16 में से 7 गए 9D, और इधर आपका 14 में से 6 गए 8 बचा 18, तो D बराबर हमारा 2 आ गया। D बराबर 2 समीकरण 1 से, D बराबर 2 समीकरण 1 से रख दो, तो 2A + 7 × 2 बराबर 16, तो 2A बराबर 16 - 14 अर्थात 2, तो A बराबर 1। तो हमारा जो प्रथम पद पूछा था वो हमारा क्या, अब देखिए बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत कम स्पेस लग गया। आप बाकी ब्लैक पेन से 4 साइड क्लोज करके, अतः श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 1 और सार्व अंतर D = 2 है, और यह आंसर नोट करिएगा बेटा। हाँ बेटा, इसी का अथवा, अब जैसे आप चाहो तो उस पार्ट को कर दो, और मैं यहाँ दोनों कर रहा हूँ। अथवा में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी समान चाल से, तो आप मान लो माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? 180 किलोमीटर समान चाल से चलती है। ठीक है बेटा, तो 180 किलोमीटर चलने में लगा समय, समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल, 180 बटे x, इतना घंटा हो गया। अब इन्होंने कहा यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अधिक हो, तो अब ध्यान देना, अब समय क्या होगा, अब चाल क्या हो गई, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो x + 5 हो गई। अब चाल कितनी हो गई, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय क्या हो गया, समय दूरी तो वही है बटे x + 5, ये समय हो गया। अब जब बेटा चाल बढ़ गई तो जाहिर सी बात समय कम हो गया, तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा समय कम लगता है। देखो पहले का समय ये है और अब का समय ये है, ये अब वाला समय जो है ये इस समय से 1/2 घंटा कम है, तो इसमें 1/2 जोड़ दो, दोनों बराबर हो गए। इधर ले आइएगा बेटा, तो 180 बटे x और 180 बटे x + 5 बराबर 1/2। अब इस इक्वेशन को हल करना है। यहाँ देखो बेटा एलसीएम ले लो, x और x + 5 आया, 180 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा x + 5 और -x = 1/2। x से x आपका कट गया, ये हो गया आपका x² + 5x। क्या हो गया बेटा, x² + 5x। ठीक है, x² + 5x। यहाँ देखो बेटा 18 × 5 = 90, तो 90 900 9 दूनी 1800, तो बराबर हो गया 1800। ठीक, तो x² + 5x और -1800 = 0। अब हमको 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटकर कितना बचे, 5। x² प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो और 1800, ठीक है बेटा, बराबर 0। तो देखो बेटा 1800 का किया तो देखो 900 हो गया, 450 हो गया, 225 हो गया, 3 से किया 3 × 7 = 21, फिर 3 25 और 5 और 5, ये फैक्टर हो गई। अब इसमें मुझे इस तरह करना है कि जो आपका घटकर कितना बचे, 5। तो देखो बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 और 55 25 तियाँ 75 नहीं बनेगा, 5 तियाँ 15 तियाँ 45 कर लो, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 कर लो, तो 45 - 40 कर लो। देखो बेटा यहीं पर हमने फैक्टर बना लिए इनके। क्या किया, 5 तियाँ 15 तियाँ 45, इनको एक साथ ले लिया, और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, तो x² + 45x - 40x - 1800 = 0। x कॉमन लिया तो x + 45 -40 कॉमन लिया तो x 40 का भाग दे दो बेटा, तो 45 आएगा, बराबर 0। तो x + 45 और x - 40 = 0। चूँकि यहाँ से नेगेटिव मान मिलेगा तो x - 40 = 0, तो x बराबर 40। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिंपल है, नोट करिएगा।
देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो खंड बा का चौथा है और वैसे क्रम में 24वां है, इसमें भी 2 पार्ट दिए होते हैं, 6-6 नंबर के होते हैं। तो पहला पार्ट, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बोतल बेलन के आकार की। देखो बेटा, जो बोतल है वो बेलन के आकार की इस तरह है, ध्यान से समझिएगा, ये बेलन के आकार की बोतल है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ठीक है। और इसका व्यास, इसकी आप त्रिज्या मान लो स्मॉल आर, तो 2r बराबर दिया है 2, तो r बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। ये मैंने स्मॉल r मान लिया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसकी त्रिज्या किसकी, जो बेलनाकार भाग है। नीचे गोलाकार भाग है, नीचे गोलाकार भाग इस तरह बना हुआ है, ठीक। इस गोलाकार भाग की भी कुछ त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या आप कैपिटल R मान लो, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लो, ठीक। अब इन्होंने ये कहा है कि इसका व्यास, ये 2r दिया हुआ है, 2r 8.4 सेंटीमीटर, तो आपका r कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर। सिंपल, यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R मैंने निकाल लिया। इन्होंने कहा ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा। बर्तन में पानी भरा जाएगा बराबर गोलाकार भाग का आयतन और प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है बेटा। तो गोलाकार भाग का हो गया 4/3 पाई r क्यूब और बेलनाकार भाग का हो गया पाई r स्क्वायर और h, ठीक है बेटा। सारे मान रख दो, 4/3 पाई, r का मान है 4.2 और इसका क्यूब प्लस पाई, इस स्मॉल r का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और इंटू 7, इतने घन सेंटीमीटर और गुणा भाग आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है बेटा। पाई का मान जरूरत लगे, देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, 22/7 रख लेना, नहीं पाई कॉमन लेके इसको हल कर लेना। इसी का अथवा एक और दिया होता है, चूंकि 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो सरल लगे उसको करिएगा। इन्होंने का एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। देखो बेटा, एक शंकु है इस तरह, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या दी है, ये त्रिज्या ये दी हुई 3.5, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। आगे दिया हुआ जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित, ये अर्धगोला एक है उस पर अध्यारोपित है, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगा, अर्धगोला है, ठीक है बेटा। अब इन्होंने कहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो जो हमारा बेटा ये शंक्वाकार भाग है ये कितना हो गया टोटल 15.5 और ये यहाँ से यहाँ तक 3.5, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ये कितना रह गया 12 रह गया, ये यहाँ से यहाँ तक 12 रह गया, ठीक है बेटा। इन्होंने पूछा खिलौने का संपूर्ण पर, तो सबसे पहले देखो बेटा आप इसका ये निकाल लीजिएगा तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल होता है √h² प्लस r²। तो देखो बेटा ये आपका 12 का स्क्वायर और प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लीजिएगा, 144 प्लस ये आएगा 12.25, तो ये हो जाएगा आपका 0.25, 4 2 6, 4 1 5, 156। तो 156 का मतलब हो जाएगा 13 14, लगभग मान लो 156 है, 12 और 13, 13 दूनी 26, 13 1 13 2 15, ये आपका 12.5 का वर्गमूल हो जाए। तो आपका जो तिर्यक ऊंचाई वो एल निकल आया, आर हमारे पास है और इसका जो शंकु का एच है वो हो गया 12 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो आप लिखिएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये वाला पृष्ठ हो गया πr_l और प्लस ये वाला हो गया 2πr², ठीक है बेटा। इसमें आप πr कॉमन ले लो
तो एल प्लस पाई आर कॉमन ले लिया 2r। और देखिए बेटा पाई आर का मान है हमारे पास 3.5, एल का मान हमारे पास 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। तो देखिए पाई इंटू 3.5, यहाँ देखो बेटा ये हो गया 7 तो 19.5, इनका आप गुणा कर लीजिएगा। इतने वर्ग, चूंकि ये क्या है पृष्ठ, तो वर्ग सेंटीमीटर। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा चूंकि अनसोल्व है, आपको इस समय क्वेश्चन आ रहे होंगे, केवल आपको एक तरीका देखना होगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, नोट करिएगा। हाँ तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर खंड बा का 5वां कह लो या टोटल 25वां कह लो। यहाँ पर दिया हुआ एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन। देखो ये बहुमंजिला भवन है और ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसका नाम दे दो AB और इसका नाम दे दो CD, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है भवन के शिखर से, शिखर और तल के अवनमन कोण। देखो बेटा इसका एक ये कोण अवनमन ऊपर से बनेगा, तो देखो एक इस तरह बना दीजिएगा और एक ये बनेगा। 2 अवनमन कोण बन गए, एक ये बन गया और एक आपका ये बन गया। तो ये कोण दिए 30 अंश और 45 अंश। देखो बेटा ये हो गया 30 अंश और ये हो गया 45 अंश, ठीक है बेटा। तो अब इस आधार पे चलें तो ये आपका कितना हो गया 45 अंश, ये वाला डबल बना है तो इसको 45 अंश लिख दीजिएगा और इसके पैरेलल इसको कर दीजिएगा, ये हो गया आपका 30 अंश, ठीक। इन्होंने बहुमंजिली भवन की ऊंचाई पूछी। देखो बेटा 10 ये है तो ये यहाँ तक 10 होगी, ये यहाँ तक 10 होगी, सिंपल। इतनी आप एच मान लो, यहाँ तक एच मान लो और इस पॉइंट जैसे ABCD यहाँ पे E बिंदु दे दो। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज में आप लिखोगे त्रिभुज EDB में, EDB में, EDB में आप लिखोगे tan 30 बराबर, या बीच की दूरी आप मान लो x, तो यहाँ भी x हो गई, तो क्या होगा h/x। तो देखो 1/√3 होता तो x बराबर हो गया √3h, क्योंकि ये 1/√3, या एक स्टेप और बढ़ा लो, ऐसे कर लो 1/√3 = h/x। तो यहाँ से हो गया x बराबर √3h, समीकरण नंबर 1। फिर हम देखेंगे त्रिभुज ACB में, ACB में यहाँ पर बेटा कोण है 45 और tan 45 बराबर, टोटल ऊंचाई हो गई h + 10 और बटे x, ये 1 होता है तो यहाँ से x बराबर हो गया h + 10। हमको चूंकि भवन की ऊंचाई चाहिए तो h + 10 चाहिए। अब यहाँ से देखो बेटा बहुमंजिली भवन की ये टोटल h + 10 है। अब यहाँ से h + 10 बराबर x है, तो ये पहले हम हल कर लें, x का ये मान रखते हैं। तो देखो √3 h बराबर h + 10, h कॉमन ले लो तो √3 - 1 बराबर 10, तो h बराबर हो गया 10/√3 - 1। जब इस तरह की पोजीशन आए तो हमेशा परमेयीकरण कर दीजिएगा। √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा किया, नीचे हो जाएगा 3 - 1, ऊपर हो गया 10 √3 + 1, तो h बराबर हो गया 5 और √3 + 1। देखो बेटा ये 3 में से 1 गया 2, 2 × 5 = 10। तो आप लिखोगे बहुमंजिली भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा h + 10, क्योंकि देखो h मैंने इतना माना है और 10 ये है, तो h की जगह हो गया 5 √3 + 1 और +10, तो 5√3 और +5 + 10, तो 5√3 और +15। अब चाहो तो 5 कॉमन ले लो, 5√3 भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ देखो 5 × 15 तो यहाँ √3 बच जाएगा, इतने मीटर। और ये हमारी बहुमंजिली मकान की ऊंचाई हो गई। अच्छा अथवा में 2 पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, अथवा दोनों पार्ट सिंपल है, समझिएगा। इन्होंने कहा भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन। देखो बेटा एक बिंदु है और चिमनी मान लो ये है, एक चिमनी का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण जो है ये कितना है 60 अंश, ठीक है। ये इन्होंने कितना दिया हुआ है 60 अंश, बहुत सिंपल है। यदि चिमनी पाद से 25 मीटर दूरी पर बिंदु, ये 25 मीटर बिंदु दूर है, ठीक है बेटा, तो चिमनी की ऊंचाई ये आप h मान लो। तो देखो इसमें आप नाम दे दो ABC, तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC में,
ABC में क्या लिखोगे, tan 60 बराबर h/25। तो h बराबर हो गया √3 मान होता 25/√3 मीटर, और ये हमारी किसकी ऊंचाई हो गई, चिमनी की। यही इन्होंने पूछा है, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे कहा है सेकंड पार्ट में 60 मीटर ऊंचाई पर, इसी का सेकंड पार्ट, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो बेटा, एक पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ये मान लो यहाँ पे पतंग है, ठीक है। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी है। जैसे मान लो ये डोरी यहाँ भूमि के एक बिंदु से बंधी है, भूमि पे झुकाव 60 अंश है, ये झुकाव कितना है 60 अंश, ठीक, ये 60 अंश झुकाव है, क्लियर। ये 60 मीटर दिया, 60 अंश झुकाव है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी को आप लंबाई L मान लो। तो यहाँ देखो बेटा, इसमें आप देखो ये है आपका लंब, ये है कर्ण, तो साइन थीटा लगा दीजिएगा, साइन 60, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका है 60/L, यह होता है √3/2 बराबर 60/L। तो L को आप इधर ले जाइएगा, देखो बेटा L बराबर 60 × 2/√3, तो 120 हो गया, या ऐसे आप लिख सकते हो 120/√3। 120 को लिख सकते हो 4 √3 और √3 और बटे √3, √3 से √3 कट गया, तो जो डोरी की माप है 40/√3 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ सभी बच्चों को हमारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थोड़ा सा चूँकि अनसोल्व पेपर आप कर रहे हैं और पहले से आप सीखे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैंने स्पीड बना रखी है, जिससे कम समय में आपका पेपर हल हो जाए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और रेगुलर मैं प्रयास करूँगा सभी अनसोल्व आपको 2024 के, फिर 23 के, 22 के मैं करा दूँगा, और यदि आप यह रेगुलरिटी से कर लेंगे तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।